हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नों की रूबी सीरीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम रूबी सीरीज एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे, वो भी किस टॉपिक से संबंधित है, भाषा व व्याकरण के सामान्य परिचय से। फ्रेंड्स, रूबी का मतलब क्या होता है? रूबी सीरीज का मतलब होता है 40 प्रश्नों की श्रृंखला। देखो फ्रेंड्स, रूबी जुबली के बारे में सुना होगा आपने। रूबी जुबली 40 वर्षों की होती है। उसी प्रकार यहाँ पे हम रूबी सीरीज का मतलब है 40 प्रश्नों की श्रृंखला, और एमसीक्यू का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम भाषा व व्याकरण के सामान्य परिचय से संबंधित 40 प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में बात करेंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और ये फ्रेंड्स, जो 40 प्रश्न हैं वो भाषा व व्याकरण के सामान्य परिचय से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इन प्रश्नों को अच्छे से याद करना है, एक एक प्रश्न को पढ़ना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने ये जो 40 प्रश्न है बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को रखा है यहाँ पे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करना, अंत तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारी वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो यह है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स, फोकस करना है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें, यहाँ पे आपने सोच भी लिया होगा इसका उत्तर, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को पढ़ा है। हमने इस टॉपिक से संबंधित 4 वीडियो को डाला, हिंदी भाषा और व्याकरण के हमने 4 वीडियो के रूप में 4 टॉपिक्स डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, आपको पिछली जो हमारी 4 वीडियो वो इसी टॉपिक से संबंधित है। तो उनमें हमने सारे जो आज जितने भी प्रश्न यहाँ पर रिवीजन करेंगे हम, उन सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल से हमने पहले ही पढ़ा दिया है 4 वीडियो में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हिंदी जो किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि जो फारसी भाषा का शब्द है कि भारत में 712 ईस्वी में भारत पर अरबों ने आक्रमण किया। अरब के जो निवासी थे वो फारसी भाषा बोलते थे, और जो मोहम्मद बिन कासिम था, जो अरब आक्रमणकारी था भारत पर पहला, उसने यहाँ पे सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। और जो फारसी भाषा होती है उसमें सा को हा बोलते हैं, तो उन्होंने सिंध प्रांत को हिंद प्रांत कहा। क्या कहा? सिंध प्रांत को हिंद कहा, यानी ये सा को क्या बोलते थे? हा बोलते थे। उसी प्रकार जो सिंध प्रांत था उसको हिंद कहा, और ये जो सिंधवासी थे, जो सिंधी भाषा बोलते थे, उसको हिंदी भाषा इन्होंने नाम दिया। इस प्रकार इन्होंने ही सिंधुवासी की जगह हिंदूवासी कहा भारत की जनता को। तो याद रखना, फारसी लोगों ने ही हिंदी भाषा को जन्म दिया, हिंदी भाषा का शब्द को जन्म दिया, और फारसी लोगों ने ही भारत की जनता को हिंदू कहा, और फारसी लोगों ने ही भारत को हिंदुस्तान कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? फारसी भाषा। तो याद रखना है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का जो शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें संस्कृत कराते हैं, ये गलत है। जबकि संस्कृत क्या है? हिंदी भाषा की जननी है, माता है, जबकि हिंदी खुद फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी की आदि जननी यानी माता कौन है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि हिंदी की जो माता है, आदि जननी, वो संस्कृत भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा से ही हिंदी का जन्म हुआ। देखो फ्रेंड्स, इसका जो क्रम था वो किस प्रकार चला? संस्कृत से फ्रेंड पाली भाषा ने जन्म लिया। पाली भाषा से क्या? प्राकृत भाषा जन्मी। प्राकृत भाषा से क्या जन्मी? अपभ्रंश जन्मी। और अपभ्रंश के से किसका जन्म हुआ? हिंदी का जन्म हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार जो हिंदी का चरण क्या विकास हुआ। तो कुल मिला कह सकते हैं कि सबसे पहला चरण आया संस्कृत, दूसरा चरण कौन सा? पाली, तीसरा चरण प्राकृत, चौथा चरण अपभ्रंश, और पांचवा चरण हिंदी। इस प्रकार हिंदी का क्या हुआ था फ्रेंड्स? विकास हुआ था। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हिंदी की जो माता है, जननी है, वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखना फ्रेंड्स, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भी बात याद रखनी है कि देवनागरी लिपि है। इसका सप्तम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में किया गया था। गुजरात में राजा जयभट्ट के शिलालेख में किया गया था, और यहाँ के नागर ब्राह्मणों ने किया था। किसने किया था? यहाँ के नागर ब्राह्मणों ने किया था देवनागरी लिपि का, गुजरात में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है कि हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ, राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ। वहाँ के नागर ब्राह्मणों ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्शन दे रखा है ब्राह्मी। तो ध्यान रखना कि देवनागरी जो लिपि है फ्रेंड्स, इस देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ। ये बात याद रखनी। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। कौन सी भाषा लिखी जाती है फ्रेंड्स? पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। और सौराष्ट्री में फ्रेंड्स महाराष्ट्री भाषा। ये सौराष्ट्री और महाराष्ट्री एक ही अपभ्रंश है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें मराठी भाषा लिखी गई। ओके,
नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स कि अधिकांश भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ था। तो फ्रेंड्स अधिकांश जो भारतीय भाषाएं थी वो ब्राह्मी लिपि में जन्मी थी। किस में जन्मी थी? ब्राह्मी लिपि में। और इस ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का क्या हुआ था फ्रेंड्स? विकास हुआ था। एक बात दूसरी याद रखनी है कि ब्राह्मी लिपि का जन्म कैसे हुआ, तो याद रखना जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभदेव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को पढ़ाने के लिए एक लिपि का विकास किया और उस लिपि को किस नाम से जाना गया? ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना गया। इसी प्रकार कह सकते हैं कि ब्राह्मी को ही भारतीय अक्षर ज्ञान की जो वर्णमाला है उस वर्णमाला का जनक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखिए कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि को ही सबसे प्राचीन लिपि माना गया है और ब्राह्मी लिपि से ही ज़्यादातर भारतीय भाषाओं को क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का क्या हुआ फ्रेंड्स? विकास हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक सब पॉइंट्स क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद हम देखिए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ? तो मैंने अभी बताया था गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है फ्रेंड्स? देखो फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है सी। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि से फिर गुप्त लिपि का विकास हुआ, गुप्त लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ और नागरी लिपि से किसका विकास हुआ? देवनागरी लिपि का। इस प्रकार क्या हुआ फ्रेंड्स? देवनागरी लिपि का विकास क्रम में ये याद रखना है। तो देवनागरी लिपि का जन्म यानी जननी कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद हम देखिए हिंदी भाषा का सही विकास क्रम क्या है? मैंने अभी बता दिया कि हिंदी भाषा में सबसे पहले संस्कृत भाषा ने जन्म लिया। संस्कृत के भी फ्रेंड्स दो चरण हुए, एक वैदिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। फिर उस लौकिक संस्कृत से क्या हुआ फ्रेंड्स? प्राकृत भाषा का जन्म हुआ और उस प्राकृत से आगे चल के नहीं फ्रेंड्स, एक सॉरी, देखो फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा का सबसे पहले जन्म हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा से किसका जन्म हुआ? पाली का। पाली से प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश का जन्म हुआ, अपभ्रंश के बाद में किसका जन्म हुआ? हिंदी का। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स बी है। क्या है? वी है। ये बात याद रखनी है। तो हिंदी भाषा का सही विकास क्रम क्या है फ्रेंड्स? संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। याद रखना है फ्रेंड्स, ये कई बार पूछे गए हैं, ये विकास क्रमों को पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है ये विकास क्रम, आपको अच्छे से याद रखना है इनको, एक एक पॉइंट्स को याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट उसके बाद देखो फ्रेंड्स अगला पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है हमारा कि किस भाषा को देवों की भाषा कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया फ्रेंड्स देवों की भाषा तो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत भाषा के दो चरण विकसित हुए थे फ्रेंड्स, एक वैदिक भाषा और दूसरा हुआ लौकिक। ठीक है फ्रेंड्स, लौकिक भाषा से, लौकिक संस्कृत से ही आगे चल के पाली भाषा ने जन्म लिया था फ्रेंड्स, और वैदिक भाषा वहीं की वहीं विकसित आगे नहीं हो पाई। वैदिक भाषा में क्या लिखे गए? वेद लिखे गए, और वेदों की रचना किसने की थी? स्वयं ईश्वर ने की थी। इस वजह से संस्कृत को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? देवों की भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखिए 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि किसे देववाणी या श्रुति साहित्य कहा गया। तो फ्रेंड्स मैंने अभी बता ही दिया है कि वैदिक साहित्य को देववाणी या श्रुति साहित्य कहा जाता है। ये जो श्रुति साहित्य वाला प्रश्न है फ्रेंड्स एक बार यूपी टेट में कई बार पूछ भी लिया गया है, एक बार यूपी टेट में भी आ चुका है प्रश्न कि किस साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। याद रखना श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? देववाणी क्यों कहा जाता है? कि जो वैदिक साहित्य था, जो वेदों की रचना थी, वो स्वयं ईश्वर ने की थी, और उसके बाद में जो ये ज्ञान था ईश्वर के द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से सुनाए गए ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाने के माध्यम से चलता रहा। यानी इस पीढ़ी के लोग अगली पीढ़ी के लोगों को इस ज्ञान को सुनाते, फिर इस पीढ़ी के लोग अपनी आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी को उस ज्ञान को क्या है? सुनाते थे। ये लिपिबद्ध नहीं थी, बाद में इसको लिपिबद्ध किया गया, वेदों को सभी वेदों को लिपिबद्ध किया गया, और लिपिबद्ध करने के बाद में जो सभी वेद थे संहिता कहलाए। क्या कहलाए थे फ्रेंड्स? संहिता कहलाए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और बता दूं कि आप इन सभी प्रश्नों के बारे में अगर डिटेल से और जानना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाएं, नंबर 1 से लेकर 4 नंबर तक की जो वीडियो है उनको पढ़ें आप डिटेल से एक एक पॉइंट को, तो आपको वहाँ पे सारे पॉइंट्स एक एक क्लियर किए हुए हैं मैंने, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके बाद हम देखिए अगला पॉइंट कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ। तो मैंने अभी बताया हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ फ्रेंड्स? अपभ्रंश से। किससे हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था जन्म। माता कौन थी? संस्कृत थी। संस्कृत से किसका जन्म हुआ? पाली का। पाली से प्राकृत जन्मी, प्राकृत से कौन सी? अपभ्रंश जन्मी, और अपभ्रंश से क्या जन्मी फ्रेंड्स? हिंदी जन्मी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी का जो सब जन्म हुआ वो अपभ्रंश से हुआ, अपभ्रंश का जन्म प्राकृत से, प्राकृत का जन्म पाली से, और पाली का जन्म किससे? संस्कृत से। इस प्रकार मूल रूप से हम देख सकते हैं कि हिंदी की जो माता है वो संस्कृत है, लेकिन जन्म किससे हुआ था? इसका अपभ्रंश से हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए
कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। देखो फ्रेंड्स, जहाँ पे एक मानक बोली यानी एक ही लिपि में जहाँ पे ज़्यादातर भाषाएं लिखी जाती हों लेकिन उनका स्वरूप थोड़ा सा अलग हो, लेकिन लिपि एक ही हो और वो संपूर्ण क्षेत्र में बोली जाती हो, उससे संबंधित जो विभिन्न भाषाएं या बोलियां बनती हों, उन सभी भाषाओं के समूह को एक भाषा परिवार कहते हैं। तो हिंदी है जो किस भाषा परिवार की भाषा है फ्रेंड्स, भारोपीय यानी हिंदी यूरोपीय परिवार की भाषा है। और भारत में फ्रेंड्स याद रखना है, भारोपीय परिवार की कितनी परसेंट लोग भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं, 73% लोग भारत की भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। और द्रविड़ परिवार की भाषा 25% लोग बोलते हैं। कितने बोलते हैं? 25% लोग बोलते हैं। और ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा 1.7%, 1.3% बोलते हैं फ्रेंड्स। और 0.7% भारत के लोग चीनी तिब्बती भाषा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? भारोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? 73%। तो हम कह सकते हैं कि भारोपीय परिवार की भाषा ही हिंदी है हमारी। फिर द्रविड़ परिवार की दूसरे नंबर पर, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, द्रविड़ परिवार की के दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज़्यादा किस परिवार की भाषा बोली जाती है? द्रविड़ परिवार की बोली जाती है। इसमें कौन कौन सी भाषाएँ आती हैं फ्रेंड्स? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ठीक है, ये 4 भाषाएं इस द्रविड़ परिवार में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है और उत्तर भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो जनजातियाँ होती हैं वो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा बोलती है और चीन तिब्बत बॉर्डर पर जो जनजाति रहती हैं वो चीन तिब्बती भाषा बोलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट उसके बाद में देखिए कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी के बाद में भारत में बांग्ला है, ये दूसरे नंबर पे बोली जाती है। मराठी तीसरे नंबर पे बोली जाती है और संस्कृत सबसे कम बोली जाती है, सबसे कम बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? हिंदी। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरे नंबर की भाषा कौन सी है? बांग्ला। तीसरे नंबर की भाषा कौन सी है? मराठी। और सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में? संस्कृत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तो ये हिंदी है। ये भी याद रखना है कि दूसरे नंबर की भाषा ये है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली, तीसरे नंबर की ये है, और सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत। एक बार इस ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, समझ लो फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, देखो जाने किस भाषा में बोलता है भारत। देखो फ्रेंड्स, समझना, मातृभाषा हिंदी। तो भारत की 43.63% जनसंख्या हिंदी भाषा बोलती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में फ्रेंड्स बांग्ला भाषा, भारत की 8.3% जनसंख्या बांग्ला भाषा बोलती है। मराठी भाषा तीसरे नंबर पर आती है, 7.9% जनसंख्या बोलती है। और चौथे नंबर पर आती है तेलुगु। कौन सी आती है? 6.93% जनसंख्या है इस तेलुगु को बोलती है फ्रेंड्स। ठीक है, और गुजराती और हिंदी इनका तो कोई मतलब ही नहीं है फ्रेंड्स। और यहाँ पे रखना सबसे कम बोले जाने वाली जो मातृभाषा संस्कृत है फ्रेंड्स, याद रखना है। 24,821 लोग ही वैसे इसको संस्कृत भाषा को बोलते हैं। भारत में कितने? 24,821 मात्र इतने ही लोग संस्कृत भाषा को बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक? उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, फ्रेंड्स विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो मंदारण भाषा है। याद रखना है, कौन सी भाषा है? मंदारण। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारण है। ये अंग्रेजी भाषा दूसरे नंबर पे बोली जाती है, हिंदी भाषा तीसरे नंबर पे, स्पेनिश भाषा चौथे नंबर पे। इससे पहले जो स्पेनिश भाषा थी वो तीसरे नंबर पर आती थी, लेकिन वर्तमान में अब हिंदी भाषा हो गई है, स्पेनिश चौथे नंबर पर चली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आंकड़े हैं, विश्व की जनगणना के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है आपको कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी? मंदारण है। इस चीन में बोली जाती है भाषा। कहाँ बोली जाती है फ्रेंड्स? चीन में बोली जाती है। अंग्रेजी दूसरे नंबर की है, हिंदी तीसरे नंबर की, स्पेनिश चौथे नंबर की। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद देखिए संस्कृत से प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, संस्कृत से प्रभावित द्रविड़ भाषा तेलुगु है। ये बात याद रखनी है। तेलुगु को आंध्रा भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्रा भाषा भी कहते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। और किस भाषा के आधार पर गठित किया गया था? तेलुगु भाषा के आधार पर गठित किया गया था। इस वजह से तेलुगु भाषा को आंध्रा भाषा भी कहते हैं। और ये संस्कृत से प्रभावित द्रविड़ भाषा है। ठीक है, इसके कुछ अक्षर हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड हैं, वो संस्कृत भाषा से मिलते जुलते हैं। और ये द्रविड़ भाषा, तेलुगु भाषा जो दक्षिणी भाषा है, ये संस्कृत से प्रभावित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था।
याद रखना है फ्रेंड्स, भारत में हिंदी भाषा का सर्वोत्तम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। दूसरी बात याद रखना है फ्रेंड्स, कव्वाली के जनक भी भारत में कौन थे? अमीर खुसरो थे। तबला के जनक भी कौन थे भारत में? अमीर खुसरो थे। और सितार के जनक कौन थे भारत में? अमीर खुसरो थे। और हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले सर्वोत्तम व्यक्ति कौन थे? अमीर खुसरो थे। और दिल्ली सल्तनत के 9 सुल्तानों का शासन देखने वाले एकमात्र कवि व्यक्ति कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है फ्रेंड्स, इतने सारे क्वेश्चन इनके पेपर से संबंधित हैं। एटा पटियाली में इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, देवनागरी लिपि में सुधार का सर्वोत्तम प्रयास किसने किया था? महादेव गोविंद रानाड़े ने किया था। और महादेव गोविंद रानाड़े को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं? हिंदी के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने 1920 में हिंदी व्याकरण लिखा था। ठीक है, 1920 में उन्होंने क्या लिखा था फ्रेंड्स? हिंदी का व्याकरण लिखा था। नेक्स्ट उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, किस दूसरे देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? यूपी टेट में 2 बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। मॉरिशस, किसमें? मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, जिन ध्वनि चिन्हों से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की ये परिभाषा किसकी है? तो फ्रेंड्स, भाषा की ये परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दी थी। और उन्होंने कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम जो भी बोलते हैं, उन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम अपने विचारों को क्या कर दें? आदान प्रदान कर दें, यानी विनिमय कर दें, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। क्या है फ्रेंड्स? अक्षरात्मक है। जैसे मैं मान चलो यहाँ पे का ये लिख दूँ, ये अक्षर है। क्या है फ्रेंड्स? अक्षर है, वर्ड नहीं है, ये अक्षर है। और वर्ड किसे बोलते हैं? जैसे का में हलंत लगाया हमने, फिर पीछे निकाला आ। अब इस का में कितने वर्ण हैं? 2 वर्ण हैं, का धन आ, तो इसे अक्षरात्मक है। तो हमारी जो देवनागरी लिपि है मूलतः वो कैसी है? अक्षरात्मक है, ना कि वर्णात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया था? पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का। अनुस्वार किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं। ठीक है, ये अनुस्वार है, ये जो इस पंचमाक्षर पर लगा हुआ अंक की मात्रा, इसको ही हम अनुस्वार बोलते हैं। जो हमारे पंचमाक्षर किन्हें बोलते हैं? का, खा, गा, घा, या, ये, अड़ा और ना और मा। ठीक है फ्रेंड्स, इनके स्थान पे इन्होंने, अगर हम डायरेक्टली जैसे मान चलो हिंदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हिंदी लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? पंचमाक्षर लगा हुआ ना। अगर इसकी जगह हम क्या लगा दें? केवल बिंदी लगा दें, अंक की मात्रा लगा दें, इस प्रकार लिख दें हिंदी, तो भी सही रहेगा। पंचमाक्षर की जगह हम पंचमाक्षर के बदले हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा श्याम सुंदर दास ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, देवनागरी लिपि में की गई सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का नाम क्या है? तिलक फॉन्ट है। क्या है फ्रेंड्स? तिलक फॉन्ट। इन्होंने एक फॉन्ट बनाया था देवनागरी लिपि में, उसको उन्होंने तिलक फॉन्ट नाम दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किन 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए के चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का कार्य किया? उन ध्वनियों को पहचानने करें। देखो फ्रेंड्स, ये 5 ध्वनियाँ ये हैं, का, खा, गा, जा, फा। ठीक है, का, खा, गा, जा, फा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 ध्वनियाँ हैं। और देखो फ्रेंड्स, जैसे हम ये का है और उसकी यहाँ पे ये बिंदी लगाई हुई है, इस बिंदी को ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता का चिन्ह बोलते हैं। याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और आगे चल के फ्रेंड्स जब वर्णमाला कराएंगे तब हम इनके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो फ्रेंड्स याद रखना, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था महादेव गोविंद रानाडे, नहीं सॉरी, सुनीति कुमार चटर्जी ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। ये बात रखना, सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था कि रोमन लिपि के स्थान पर आप देवनागरी लिपि के स्थान पर आप रोमन लिपि का प्रयोग करें भारत में, जिससे भारत की जो बोली है वो सुधरे। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने रोमन लिपि का मतलब अंग्रेजी भाषा अपनाने के लिए कहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए कि किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? सीमित क्षेत्र मतलब छोटे क्षेत्र में बोली कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बोली। और जब बोली में क्या हो जाए, कोई साहित्य की रचना हो जाए तो वो उपभाषा बन जाती है। और उपभाषा में जब बड़े साहित्यकार अपनी साहित्य की बोली को मानकता प्रदान कर देते तो वो भाषा बन जाती है। और याद रखना है फ्रेंड्स कि जिस कार्य में राज के कार्य यानी देश के संवैधानिक कार्य होने लग जाते हैं उस भाषा को राजभाषा
कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अंगिका किस राज्य की बोली है फ्रेंड्स? तो अंगिका बिहार की बोली है। किसकी बोली है? बिहार की बोली है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो फ्रेंड्स, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ? तो याद रखना है ए और औ का। ठीक है फ्रेंड्स, पहले अपभ्रंश में क्या थे? 8 स्वर थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या थे? 8 स्वर थे, लेकिन वर्तमान में 2 और नए विकसित हुए अपभ्रंश में। वो कौन से हुए? ए और औ हुआ। देखो, अपभ्रंश तक हिंदी में सिर्फ 8 ध्वनियाँ थीं। कौन सी थी? आ, बड़ा आ, ई, बड़े ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। लेकिन बाद में ए और ओ का विकास हो गया, 10 हो गए। कितने हो गए? अपभ्रंश में वर्तमान में कितने स्वर हैं? 10 स्वर हैं फ्रेंड्स। पहले कितने थे? 8 थे। नए कौन से विकसित हुए थे? अब बड़ी ए और औ। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी में फ्रेंड्स 5 उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? फ्रेंड्स, हिंदी में 18 बोलियां हैं। याद रखना, ये दोनों प्रश्न यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं। यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है फ्रेंड्स। तो हिंदी की कुल बोलियां कितनी? 18। उपभाषाएं कितनी? 5। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई थी? तो मैंने बता दिया फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई थी, पर किस अपभ्रंश से हुई थी? शौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए कि वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान देखो, हिंदी में का जो साहित्य लिखा जा रहा है वो ज़्यादातर किस बोली में लिखा जा रहा है फ्रेंड्स? वो खड़ी बोली में लिखा जा रहा है। किस में लिखा जा रहा है? खड़ी बोली में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य है? फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे ये प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, यानी गलत है। तो याद रखना है फ्रेंड्स। देखो, पहला कथन है हमारा, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भी देवनागरी में, मराठी भी देवनागरी में और नेपाली भी देवनागरी। कुल मिला कह सकते हैं ये पॉइंट सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट से हमारा, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। ये भी फ्रेंड्स सत्य है। उर्दू और अरबी भाषाएं कानो लिपि में लिखी जाती हैं। ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ये भी सही है। तो याद रखना फ्रेंड्स, हमारा जो गलत सही आंसर है वो कौन सा है? सी है। उर्दू, अरबी, फारसी, जो उर्दू और अरबी भाषाएं हैं, ये कानो लिपि में ना लिखकर किस भाषा में लिखी जाती हैं फ्रेंड्स? याद रखना है, ये जो उर्दू अरबी ये फारसी भाषा में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती हैं? फारसी भाषा में। तो याद रखना, उर्दू और अरबी भाषाएं फारसी भाषा में लिखी जाती हैं, जबकि कानो लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो याद रखना है, कानो लिपि में फ्रेंड्स जापानी भाषा लिखी जाती है। कौन सी लिखी जाती है? जापानी भाषा कानो लिपि में लिखी जाती है। जबकि फारसी भाषा में, फारसी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती हैं? उर्दू और अरबी भाषाएं लिखी जाती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा? तो फ्रेंड्स याद रखना कि ग्रियर्सन, जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, जिन्होंने भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया था भाषा प्रवारों में, उन्होंने खड़ी बोली को क्या कहा था? देसी हिंदुस्तानी कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके हम देखिए, संस्कृत के समय में कौन सी भाषा जनभाषा के रूप में प्रचलित थी? पाली भाषा थी। संस्कृत तो विद्वानों की भाषा थी, लेकिन सामान्य लोगों की भाषा क्या थी उस समय? पाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, भगीली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? मैंने बताया था अभी कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनमें जो भगीली बोली है वो पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है, उसका क्या है? संबंध है। ठीक है, भगीली जो बोली है वो किस उपभाषा से संबंधित है? पूर्वी हिंदी से। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? देखो फ्रेंड्स, पहला विकल्प है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। सही है फ्रेंड्स। अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। ये भी सही है। अपभ्रंश की जेटी बेटी किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा को कहा जाता है। ये भी सही है। अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश, ये गलत है। खड़ी बोली को नहीं कहा जाता है फ्रेंड्स। अपभ्रंश का अपभ्रंश, ये इसका जो सही आंसर है वो क्या? डी है। और याद रखना, खड़ी बोली की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे अवहट्ट आएगा। क्या आएगा? अवहट्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश किसे कहा जाता है? अवहट्ट को कहा जाता है। याद रखना है फ्रेंड्स। और एक बात और याद रखना है फ्रेंड्स कि जो अपभ्रंश है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था महाभाष्य नामक ग्रंथ में। किसमें हुआ था? महाभाष्य नामक के ग्रंथ में
इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। और ये महाभाष्य नामक ग्रंथ है फ्रेंड्स, पतंजलि ने लिखा था। किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। ये बात याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, शंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा था? तो स्वयंभू ने अपभ्रंश को क्या कहा था? देसी भाषा कहा था फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने किस बोली को कौरवी कहा? तो याद रखना, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या कहा था? कौरवी कहा था। और याद रखना, हरियाणवी को क्या कहा जाता है? वांगरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणवी बोली को वांगरू कहा जाता है। और खड़ी बोली को क्या कहा था? कौरवी कहा था। और किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर। मैथिली क्या है? बिहारी हिंदी की क्या एक बोली है। ब्रजभाषा फ्रेंड्स आपको याद रखनी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की क्या एक बोली है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार हमारी जो आज की जो रूबी सीरीज़ थी, वो कंप्लीट होती है। रूबी सीरीज़ का मतलब 40 प्रश्नों की श्रृंखला, यानी रूबी जुबली का मतलब होता है 40 वर्षों के समूह को रूबी जुबली कहा जाता है। उसी प्रकार हमारी जो रूबी सीरीज़ है वो क्या 40 प्रश्नों की श्रृंखला वो यहाँ समाप्त होती है फ्रेंड्स। हमारी ये वीडियो फ्रेंड्स आपको अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स। जितना आप शेयर करेंगे उससे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा, उतना ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे इस प्रश्नों की श्रृंखला से संबंधित टॉपिक्स लाता रहूँगा, वीडियो लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करते रहें। अगर हमारे चैनल पर आप बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आपसे फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।